गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है सर्कुलर लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। लूप को क्वाइल भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने क्वाइल नहीं लिखा, लेकिन बोर्ड में आपको जो है ना लूप के स्थान पर क्वाइल भी लिख करके आ सकता है, तो लूप ही को कहते हैं क्वाइल। ठीक है, कैसा क्वाइल? सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर लूप को ही क्वाइल कहते हैं। सर्कुलर लूप कहिए या सर्कुलर लूप नहीं कहते हैं तो क्वाइल कहिए, बात एक है। तो एक सर्कुलर लूप है, मान लो कि उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यही हम लोग को निकालना है। आज हम लोग को निकालना है धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, देखो ये, सॉरी यार, ये कलम ने हक दिया, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। ये देखो क्या हो गया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। इस कुंडली का केंद्र यहाँ पर है, ये हो गया धारावाही वृत्ताकार। धारावाही क्यों? क्योंकि इसमें आई धारा बह रहा, इसमें आई विद्युत धारा बह रहा, इसलिए कहेंगे धारावाही। अब वृत्ताकार तो है ही, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली, कुंडली मतलब गोल, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष, अक्ष कहते हैं इसको कहते हैं अक्ष। ये क्या हो गया? अक्ष हो गया। ये हो गया कुंडली का अक्ष हो गया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली का अक्ष हो गया। अब इसी अक्ष पर ये जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली है उसका केंद्र यहाँ पर है और ये कुंडली का अक्ष है। इसी अक्ष पर हमको यहाँ पर या फिर यहाँ कहीं भी, अक्ष पर कहीं भी क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये क्या हो गया? सर्कुलर लूप हो गया। ये क्या हो गया बेटा? सर्कुलर लूप। ये हो गया सर्कुलर लूप हो गया। इस सर्कुलर लूप में मान लो कि आई करंट फ्लो कर रहा, इस सर्कुलर लूप में मान लो कि आई करंट फ्लो कर रहा। सर्कुलर लूप का या क्वाइल का सेंटर यहाँ पर है और सेंटर से ये क्या निकल रहा? एक्सिस। सेंटर से क्या निकल रहा? एक्सिस निकल रहा, अक्ष निकल रहा। इसी अक्ष पर कहीं भी क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बायो-सावर्ट के नियम से। कैसे निकालेंगे बेटा? बायो-सावर्ट के नियम से निकालेंगे। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर या सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर कहो या वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर कहो, क्या निकालते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र। किसके नियम से? बायो-सावर्ट के नियम से। तो थोड़ा सा बायो-सावर्ट का नियम को भी साथ में लेके चलेंगे। पहले यहाँ पर देखो, हम लोग काम को दो पार्ट में करेंगे। आज इस काम को दो पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे? एक वीडियो में तो हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समझना टेढ़ा है इसको, तो एक वीडियो में तो हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? कि वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर या सर्कुलर लूप के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। पहले तो डायरेक्शन समझेंगे। जब डायरेक्शन समझ में आ जाएगा तो काम करना आसान हो जाएगा। सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन पहले समझेंगे। हालांकि हम लोग पढ़े थे बायो-सावर्ट के नियम में कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है
मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो करंट एलिमेंट, जिसको हम लोग कहते थे आइडियल, करंट एलिमेंट या धारा अवयव, अंग्रेजी में करंट एलिमेंट, हिंदी में धारा अवयव। तो करंट एलिमेंट या धारा अवयव और आर दूरी, करंट एलिमेंट और आर दूरी दोनों के लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये बात जानते थे। लेकिन वो छोटा सा करंट एलिमेंट था, यहाँ पर पूरा सर्कुलर लूप है। तो एक वीडियो में तो हम लोग ये समझेंगे कि सर्कुलर लूप के कारण जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन समझ जाएंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर बायो सावर्ट का नियम याद करो। देखो ये मान लिए एक टेढ़ा तार है, ये क्या है जी, एक टेढ़ा मेढ़ा तार है। इस तार में आई करंट फ्लो हो रहा, इस तार में कितना करंट फ्लो हो रहा, इस तार में आई करंट फ्लो हो रहा। तो कहीं भी करंट का डायरेक्शन एक समान नहीं होता है, हर जगह पर करंट का दिशा बदलते रहता है टेढ़ा तार के होने के कारण। तो चूंकि करंट का दिशा हर समय चेंज हो रहा है, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि तार में छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। इस तार में क्या करते हैं, इस तार में छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। तार के छोटा सा एलिमेंट को, तार के छोटे से एलिमेंट को हम लोग आइडियल कहते हैं और कहते हैं करंट एलिमेंट। याद करिए बायो सावर्ट के नियम में, तार में जो छोटा सा एलिमेंट काटते हैं उसको कहते हैं करंट एलिमेंट, आइडियल। हिंदी में कहते हैं धारा अवयव। आइडियल क्या है, धारा अवयव है। आइडियल क्या है, धारा अवयव है। अंग्रेजी में करंट एलिमेंट है छोटा सा। इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन स्पर्श रेखा में होगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, स्पर्श रेखा में होगा मतलब टेंजेंशियल होगा। किधर होता टेंजेंशियल जी, तो धारा अवयव, ये हुआ धारा अवयव, तो इसका स्पर्श रेखा इधर हो गया। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये होगा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। इसको दिखाते हैं डॉट लाइन से। तो ये हो गया आइडियल का डायरेक्शन, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। और अगर हमको इस P पॉइंट पर, यहाँ पर इस P पॉइंट यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट एलिमेंट से P पॉइंट को मिलाते हैं, इस करंट एलिमेंट से P पॉइंट को मिलाते हैं और उसको R दूरी मानते हैं। तब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मतलब धारा अवयव का दिशा और P पॉइंट का दूरी, दोनों के बीच में कोण पता करते हैं। कितना कोण मान लिया, थीटा कोण। तब जाकर के P पॉइंट पर क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वह मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, क्योंकि हमने पूरा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाला है, बल्कि तार के छोटे से एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। तो चूंकि एलिमेंट यहाँ पर छोटा सा हो गया, इसीलिए P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा हो जाता है। अच्छा, इस P पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है उसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। अंगूठे को विद्युत धारा के दिशा में रखते हैं, बाकी उंगलियां देख रहे हैं बोर्ड के अंदर जा रहा, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए डायरेक्शन लगाते हैं क्रॉस। क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र। याद करिए, इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, वह परपेंडिकुलर होता है, माने लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। किस पर, आइडियल पर, आइडियल पर, और किस पर, आर पर। आइडियल और आर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, आइडियल और आर दोनों पर लंबवत होता है। कौन जी, चुंबकीय क्षेत्र। ये बायो सावर्ट के नियम में पढ़ा हमने, ठीक है। तो यही नियम लगा करके हम लोग निकालेंगे सर्कुलर लूप में
सर्कुलर लूप में या वृत्ताकार लूप में उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। तो पहले तो हम डायरेक्शन सीखेंगे। हम जो पहले पढ़ाई कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसके लिए समझ रहे हैं। देखो यहां पर ये हमने बनाया एक सर्कुलर लूप। ये हमने क्या बनाया? सर्कुलर लूप। थोड़ा सा और पीछे बनाते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्शन को समझाना है, इसलिए चित्र हम बड़ा बना रहे हैं। छोटा चित्र में ढंग से समझ में नहीं आता है। तो यहां पर एक सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप है। अब देखो सर्कुलर लूप जो है ना, इस प्रकार से है, इस प्रकार से सर्कुलर लूप है, जिसको बोर्ड पर हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर लूप का सेंटर। ये क्या हो गया? सर्कुलर लूप का सेंटर। ये हो गया सर्कुलर लूप का सेंटर हो गया। सेंटर को नाम दिया हमने O। और ये हो गया सर्कुलर लूप का रेडियस। इसको थोड़ा सा और पतला बनाते हैं। लगना चाहिए कि सर्कुलर लूप जो है आगे की ओर है। ये है अपना सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप में यहां पर सेंटर हो गया। सर्कुलर लूप कैसे है? आपके सामने सर्कुलर लूप नहीं है, बल्कि सर्कुलर लूप ऐसे है। आप इधर देख रहे हैं और सर्कुलर लूप इधर है, इस अक्ष पर है। तो ये सर्कुलर लूप हो गया, उसका सेंटर यहाँ O हो गया। और ये हो गया सर्कुलर लूप का रेडियस। ये हो गया सर्कुलर लूप का रेडियस हो गया, जिसको हमने R मान लिया। इधर से करंट ऊपर जा रहा और इधर से करंट नीचे आ रहा। इधर से करंट ऊपर जा रहा और इधर से करंट नीचे आ रहा। तो अच्छा, सर्कुलर लूप का ये सेंटर हो गया और ये हो गया सर्कुलर लूप का अक्ष, एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? सर्कुलर लूप का एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। तो ये हो गया वृत्ताकार लूप। वृत्ताकार लूप, लूप माने बंद घिरा हुआ। लूप का मतलब बंद घिरा हुआ। तो तार यहाँ से चला और घूम करके यहीं पर आ गया, तो बन गया वृत्ताकार लूप। लूप मतलब घिरा हुआ, सर्कुलर लूप बन गया। तो इस सर्कुलर लूप में यहाँ पर सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लो कि इस सर्कुलर लूप में हमको यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। P पॉइंट हमने नाम दे दिया इस P को। तो सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, ये हुआ एक्सिस, एक्सिस के इस पॉइंट पर निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर लूप के एक्सिस की लंबाई हम मान लेते हैं x। पॉइंट O से पॉइंट P का दूरी हमने क्या मान लिया? x। अब पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का निकालने से पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन निकालेंगे। मत सोचना अभी कि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। पहले हम चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। किसके कारण? इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण। पूरे सर्कुलर लूप के कारण
एक्सिस पर जो पॉइंट P डाला हुआ है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। बात पहले डायरेक्शन की करेंगे, ठीक है। बच्चा गड़बड़ाता है इसी में, सीधे निकालने लगता है क्या मैग्नेटिक फील्ड, सीधे निकालने में ही गड़बड़ होता है, पहले डायरेक्शन को समझो। तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, बायो-सावर्ट के नियम से। कैसे निकालेंगे, बायो-सावर्ट के नियम से। तो बायो-सावर्ट के नियम में देखो, जब तार टेढ़ा मेढ़ा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, जिग जैग होता है, तब करंट का डायरेक्शन हर जगह पर अलग अलग होता है। जब तार टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिग जैग होता है, तो करंट का डायरेक्शन हर जगह पर अलग अलग होता है। ऐसे में करंट का एक प्रकार का डायरेक्शन लेने के लिए हम छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, जिसको आइडियल कहते हैं। हमको आइडियल काटना क्यों पड़ा, क्योंकि तार में करंट का डायरेक्शन हर जगह पर डिफरेंट है। यहाँ पर देखो करंट इधर जा रहा, यहाँ पर करंट इधर जा रहा, यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा, यहाँ पर करंट इधर जा रहा, यहाँ पर ऊपर जा रहा, यहाँ पर तिरछा जा रहा। तो करंट का डायरेक्शन हर जगह पर अलग अलग है। इसी कारण हमको करंट का एक समान डायरेक्शन बनाने के लिए, करंट का एक समान डायरेक्शन बनाने के लिए हम छोटा सा कंपोनेंट काटते हैं, एलिमेंट काटते हैं। ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में भी करंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम एक सर्कुलर लूप बनाते हैं, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो आई करंट का दिशा हर जगह पर अलग अलग है। यहाँ पर करंट का दिशा इस पॉइंट पर टेंजेंशियल में इधर होगा, यहाँ पर करंट का दिशा इस पॉइंट पर टेंजेंशियल में इधर होगा, यहाँ पर करंट का दिशा इस पॉइंट पर टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखा में इधर होगा, यहाँ पर करंट का दिशा स्पर्श रेखा में इधर होगा। तो हर जगह पर करंट का दिशा स्पर्श रेखा में होगा, टेंजेंशियल होगा। तो करंट का डायरेक्शन अलग अलग प्रकार के हैं। तो जब भी तार में करंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, करंट का छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, करंट का छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। अब चाहे पूरा तार हो या छोटा सा तार हो, तार चाहे छोटा सा हो या पूरा हो, धारा तो उसमें आई बह रहा है, धारा तो उसमें आई ही बह रहा है। अब पूरे तार की लंबाई अगर एल है, पूरे तार की लंबाई अगर एल है, तो छोटे से लंबाई को हम क्या लिखेंगे, डी एल। इस प्रकार से आई डी एल क्या बन जाता है, करंट एलिमेंट। इस प्रकार से आई डी एल क्या बन जाता है, करंट एलिमेंट, जो बायो-सावर्ट के नियम में बताया था। तो देखो यहाँ भी करंट जो है हर जगह पर सेम डायरेक्शन में नहीं है, बदल रहा। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर, हर जगह पर करंट का डायरेक्शन स्पर्श रेखा में अलग अलग होगा, हर जगह पर करंट का डायरेक्शन स्पर्श रेखा में अलग अलग होगा। चूंकि करंट का डायरेक्शन हर जगह पर अलग अलग है, ऐसे में हम बायो-सावर्ट का नियम लगाने के लिए करंट का छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, विद्युत धारा का छोटा सा अवयव काटेंगे। चलो मान लिया कि हमने धारा का अवयव यहाँ काटा, आपका रेडियस जहाँ जा रहा है वहीं पर काटेंगे। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन या करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, स्पर्श रेखा में इधर हो जाएगा, स्पर्श रेखा में इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, स्पर्श रेखा में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और यह करंट एलिमेंट माना जाएगा आइडियल। आइडियल भाई तार में यहाँ पर देखो, कहीं भी देखो, तार में तो करंट सेम बह रहा है ना। मैंने बताया था तार होता है पाइप के समान, उसके अंदर बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट होता है पानी के समान। तो भाई तार जब कहीं बट ही नहीं रहा, ये एक ही तार हर जगह पर आया है, तो उसके अंदर बहने वाला धारा भी तो हर जगह पर एक समान होगा। इसलिए करंट एलिमेंट में भी धारा क्या रहेगा, आई, विद्युत धारा क्या रहेगा, आई। और चूंकि टोटल लंबाई एल है ना, सर्कुलर लूप का टोटल लंबाई क्या है, एल है, तो छोटा सा लंबाई क्या होगा, डी एल। तो करंट एलिमेंट क्या बन गया, आई डी एल।
करंट एलिमेंट क्या बन गया, आइडियल। धारा अवयव क्या बन गया, आइडियल। और ये हो गया धारा अवयव की दिशा। इस प्रकार से बायो सावर्ट के नियम के अनुसार हमने करंट एलिमेंट काट लिया ताकि करंट का डायरेक्शन एक समान हो जाए। अब देखो क्या करते हैं बायो सावर्ट के नियम में, करंट एलिमेंट से उस पी पॉइंट को मिलाते हैं जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। करंट एलिमेंट से उस पी पॉइंट को मिलाते हैं जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यह भी करंट एलिमेंट से, यहाँ भी करंट एलिमेंट से उस पी पॉइंट को मिलाएंगे जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस पी पॉइंट से क्या करेंगे, करंट एलिमेंट को इस पी पॉइंट से करंट एलिमेंट को मिला देंगे। मिला दिया, इस पी पॉइंट से करंट एलिमेंट को मिला दिया। अब देखो पी पॉइंट से करंट एलिमेंट को मिलाते हो, उसको क्या मानते हो, स्मॉल आर डिस्टेंस। तो यहां भी क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस मानेंगे। अब देखो एंगल देखेंगे, यहां तक ठीक है, यहां तक बात समझा। सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, उसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, इसमें I धारा बह रहा, इसमें कितना विद्युत धारा बह रहा बेटा, I विद्युत धारा बह रहा। और सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्सिस पर, सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्सिस पर x दूरी पर P एक पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बाद में ज्ञात करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर पूरे सर्कुलर लूप के कारण, P पॉइंट पर पूरे सर्कुलर लूप के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा वो पता करेंगे पहले। पूरे सर्कुलर लूप के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा ये पता करना है पहले हमको। हाँ, आप कह रहे होगे सर आप डायरेक्शन के बारे में तो कहते ही कहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आइडियल और आर दोनों के लंबवत होता है। तो सर आइडियल और आर दोनों के लंबवत बना दीजिए, वही तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बाबू मेरा आइडियल और आर के कारण जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह सोचो थोड़ा सा कंपोनेंट के कारण ना होगा जी। इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे आइडियल और आर के कारण निकालोगे तो वह छोटा सा एलिमेंट के कारण ना होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बेटा हमको तो निकालना है पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई पूरे सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल के आएगा वह आइडियल और आर का डायरेक्शन वाला नहीं होगा, उसका अलग होगा, वही निकालना है हमको। हाँ, तो अब आ जाओ, हम लोगों ने सर्कुलर लूप में क्या काट लिया, करंट एलिमेंट काट लिया आइडियल। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, कोई भी करंट एलिमेंट का डायरेक्शन स्पर्श रेखा में होगा, टेंजेंशियल में होगा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा इधर जा रहा, तो ये हो गया करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। करंट एलिमेंट से पी पॉइंट को मिला दिया, आर हो गया। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। क्या करते हैं, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। किसके कारण, ये आइडियल के कारण, छोटा सा कंपोनेंट के कारण, छोटा सा कंपोनेंट के कारण, छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण हम लोग पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। तो बायो सावर्ट के नियम में क्या सिखा हुआ है, करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वह करंट एलिमेंट एवं आर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों पर लंबवत होता है। करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वह करंट एलिमेंट आइडियल एंड आर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, दोनों को ही लंबवत होता है। तो यहाँ पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वह क्या होगा,
करेंट एलिमेंट और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो किधर होगा? देखो ये जो फिगर बनाए हैं इसको इससे सीखो, जुगाड़ हमने सिखाया बनाया है तुमको सिखाने का। देखो तुम अभी देखो ये फिगर को समझो, ये है सर्कुलर लूप, वृत्ताकार लूप, इस प्रकार से है वृत्ताकार लूप, इस प्रकार से है, देखो इस प्रकार से है वृत्ताकार लूप। अब वृत्ताकार लूप में ऊपर में हमने काटा हुआ है करंट एलिमेंट, तो ये देखो कटा हुआ है करंट एलिमेंट, यहाँ पर क्या कटा हुआ है? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर टेंजेंशियल होगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा में होगा। कुछ ऐसा आपको बोर्ड पर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बोर्ड प्लेन है और ये वस्तु को हमने हवा में रखा हुआ है। तो सर्कुलर लूप में हमने यहाँ पर करंट एलिमेंट काटा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर टेंजेंशियल होगा, स्पर्श रेखा में होगा, और ये हो गया एक्सिस, ये क्या हो गया? एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। एक्सिस में ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट P, ये क्या हो गया? पॉइंट P। उसके बाद देखो करंट एलिमेंट अब पॉइंट P, करंट एलिमेंट अब पॉइंट P को मिलाने वाला ये हो गया रेखा स्मॉल r, ठीक है। तो ये हुआ स्मॉल r, ये हुआ करंट एलिमेंट, ये हुआ करंट एलिमेंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल में। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो क्या होता है? करंट एलिमेंट और आर दोनों के परपेंडिकुलर। तो करंट एलिमेंट इधर जा रहा, आर इधर जा रहा, दोनों के परपेंडिकुलर किधर होगा? दोनों के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा क्या? दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये जानो करंट एलिमेंट, सबसे पहले तो ये जानो करंट एलिमेंट और ए आर आपस में कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है, क्योंकि करंट एलिमेंट जा रहा इधर, करंट एलिमेंट जा रहा इधर और आर जा रहा तिरछा। यदि तुम आर को यहाँ पर सीधा करोगे तो देखो कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। यह स्मॉल आर यदि यहाँ पर सीधा करोगे तो कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। अब इसको नीचे की ओर घुमाएंगे तभी 90 डिग्री रखेगा, ऐसे भी रखेंगे। देखो स्मॉल आर ये हुआ स्मॉल आर, ब्लू वाला कलम क्या है? स्मॉल आर। यदि स्मॉल आर को हम सीधा कर दे 90 डिग्री, ऐसे घुमा दे तभी 90 डिग्री, ऐसे कर दे तभी 90 डिग्री, यानी कि करंट एलिमेंट और ये स्मॉल आर दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। करंट एलिमेंट और ये स्मॉल आर दोनों आपस में कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो देखो यहाँ पर तुमको फिगर में नहीं लग रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन सच में 90 डिग्री पर है, क्योंकि हवा में ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। बोर्ड पर सही से नहीं समझ में आने का कारण यही है, लड़का को यकीन ही नहीं होता है। तो बाबू करंट एलिमेंट और एक कौन? स्मॉल आर दोनों आपस में कितना डिग्री पर है बेटा? दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो करंट एलिमेंट, ओह सॉरी, उसके बाद देखो ये नीचे जा रहा रेडियस, ये क्या हुआ? कैपिटल आर रेडियस हुआ, और ये हुआ स्मॉल आर। तो ये रेडियस और ये स्मॉल आर दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा? 90 तो नहीं होगा, यहाँ पर कितना डिग्री होगा? थीटा डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना डिग्री? थीटा डिग्री। रेडियस और स्मॉल आर के बीच में कितना डिग्री होगा? यहाँ पर थीटा डिग्री होगा,
ठीक है, यहाँ पर थीटा डिग्री होगा। अब देखो देखो ये तो पक्का है कि करंट एलिमेंट के कारण और करंट एलिमेंट के कारण जो P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र करंट एलिमेंट और R दोनों के लंबवत होगा। तो किधर होगा? देखो सोचो, इधर जा रहा करंट एलिमेंट, इधर जा रहा R, इधर हालांकि R इधर नहीं, देखो ये मान लो कि R जा रहा, R लाल वाला कलम जा रहा स्मॉल r इधर, मान लो ये हो गया करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन स्मॉल r का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन स्मॉल r का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। लेकिन हमको यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड लिखना नहीं है, हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा ऊपर। अब देखो लाल वाला कलम सीधा है, तब ना देखो यहाँ पर ऊपर हो रहा है जी, सीधा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्यों हो रहा? क्योंकि लाल वाला कलम सीधा है। जैसे जैसे लाल वाला कलम नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वह भी तो चढ़ा होगा। तो देखो ये अगर सीधा होता है, ये अगर स्मॉल r सीधा होता है तो 90 डिग्री पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होता है। जैसे जैसे लाल वाला कलम नीचे जाएगा तो ये क्या होगा? टेढ़ा होगा। लेकिन ये तो 90 रहेगा, क्योंकि आप ऐसे रखो तब भी 90, ऐसे रखो तब भी 90, हर जगह पर 90। इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर 90 में ऐसे निकलेगा। वही देखो इसके समान यहाँ पर निकाला हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाबू 90 इधर बनेगा, 90 इधर बनेगा, इधर बनेगा 90। ठीक है, और ये क्या होगा? dB। क्योंकि ये जो आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है पूरे सर्कुलर लूप के कारण नहीं निकाला। बच्चा सब भूल जाता है बेटा, पढ़ते पढ़ते उसको लगने लगता है, बच्चा सब क्या भूल जाता है ना, इसमें हर बार क्या भूल जाता है कि P पॉइंट पर जो सर मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, P पॉइंट पर जो dB मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं पूरे सर्कुलर लूप के कारण निकाले। ऐसा नहीं है, पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा वो तो बाद में निकलेगा। P पॉइंट पर dB मैग्नेटिक फील्ड निकला है, छोटा सा लूप के कारण निकला है, छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण निकला। छोटा सा करंट एलिमेंट और स्मॉल r दोनों के परपेंडिकुलर हो गया चुंबकीय क्षेत्र dB। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लो, करंट एलिमेंट स्मॉल r दोनों आपस में 90 डिग्री पर रहेगा, करंट एलिमेंट और स्मॉल r आपस में 90 डिग्री पर रहेगा। कैपिटल R रेडियस, स्मॉल r डिस्टेंस, दोनों के बीच में थीटा डिग्री रहेगा। और यहाँ P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट और स्मॉल r दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखो ये जो करंट एलिमेंट निकला, सॉरी माफ करिए, ये जो करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला, ये मैग्नेटिक फील्ड ना तो x में है ना y में है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला हुआ है ना तो x लाइन पर है ना y लाइन पर है। तो क्या करेंगे, इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का हम कंपोनेंट बनाएंगे, इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा x डायरेक्शन में, तो x इस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट बनाएंगे x डायरेक्शन में उसको नाम देंगे dBx। क्या नाम देंगे? dBx नाम देंगे। क्या नाम देंगे? यहाँ पर dBx नाम देंगे, dBx। और
ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला है, इसका एक कंपोनेंट x में अगर dvx हो गया तो दूसरा कंपोनेंट y में इधर होगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट अवयव इधर होगा। इस कंपोनेंट को नाम देंगे dvy। तो ये जो यहाँ पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला किसी कारण, करंट एलिमेंट के कारण, करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला उसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। x डायरेक्शन में कंपोनेंट dvx, y डायरेक्शन में कंपोनेंट dvy, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया हमने। ठीक है। अब उसके बाद देखो, यदि स्मॉल r कैपिटल R के बीच में यहाँ पर थीटा डिग्री होगा, स्मॉल r कैपिटल R के बीच में यहाँ पर थीटा डिग्री होगा, तो पक्का से यहाँ भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। यहाँ भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ज्योमेट्री से निकाल सकते हो आप। देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर अल्फा मान लो, यहाँ पर थीटा है बेटा, यहाँ पर क्या मान लो, अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लो रेडियस और एक्सिस आपस में 90 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस अल्फा भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तब ना 90 90 मिला के, इन दोनों मिला के 90, इन दोनों मिला के 90 और यहाँ का 90, 90 90 मिला क्या होगा, 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है ना बाबू। तो यहाँ पर 90 होगा, तो यहाँ का थीटा यहाँ का अल्फा मिला के 90 होगा। अब देखो ये निकल गया क्या, अल्फा मान लिया तुमने। अब फिर देखो dv/y और x और y आपस में 90 डिग्री पर, x और y आपस में 90 डिग्री पर। इस 90 में अगर ये अल्फा है तो पक्का है कि यह भी क्या है, थीटा है। यह क्या होगा, थीटा होगा। काहे कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा है थीटा प्लस अल्फा बराबर 90, थीटा प्लस अल्फा बराबर 90। तो ये हो गया अल्फा, तो ऊपर क्या होगा, थीटा, क्योंकि पूरा यहाँ पर टोटल एंगल कितना है, 90 है। अब देखो ये थीटा हो गया। आगे बढ़ो। अब देखो तुमने कह रहा है ना कि dB और R आपस में 90 होता है, dB और R आपस में 90 होता है। तो ये हुआ स्मॉल r और ये हुआ dB, ये हुआ स्मॉल r और ये हुआ dB। तो बेटा जी स्मॉल r और dB आपस में कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। स्मॉल r और dB आपस में 90 है। 90 में इधर थीटा है, 90 में इधर क्या है, थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा। 90 में इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा। अब देखो ये फिर देखो dv/y dvx 90 है, dvx dvy 90 है। 90 में इधर क्या हो गया, अल्फा, तो ये क्या हो गया, थीटा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल कहें तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि यहाँ पर अगर थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा। थीटा प्लस अल्फा बराबर 90, तो यहाँ 90, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90, ये अल्फा तो थीटा। अब देखो फिर देखो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90, ये थीटा है तो अल्फा होगा। अब देखो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90, मतलब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा। तो यहाँ पर जो है अगर स्मॉल r कैपिटल R के बीच में थीटा एंगल है बेटा, तो बाबू dB और dBx के बीच में भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। कैलकुलेट करने का चीज़ है। चलो यहाँ पर रहने देते हैं, ये तुमको लेकिन देना नहीं है एग्जाम में, ये लिखना नहीं है कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अल्फा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, इसको अल्फा को छोड़ दो, तो देखो R और dB 90 हुआ, इस 90 में ये थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। अब फिर देखो dvx dvy आपस में 90, dvx dvy आपस में 90, 90 में ये हो गया अल्फा, तो ये कितना हो गया, थीटा। मतलब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा। ठीक है, समझ गया होगा किन है हमको। खैर ये हुआ क्या, dvx, ये हुआ dvy। अब तक की कहानी क्लियर है।
हम लोग आधा काम कर चुके हैं। हम लोग क्या लिए हुए हैं, एक सर्कुलर लूप, एक वृत्ताकार लूप, उसका सेंटर O, रेडियस R, इसके अक्ष पर, एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर, अक्ष पर मतलब एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर हमने क्या माना, P पॉइंट माना। अक्ष पर, एक्सिस पर P पॉइंट माना। P पॉइंट पर क्या करना है, पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरे सर्कुलर लूप के कारण नहीं है, बल्कि बायो-सावर्ट का नियम लगाने के लिए छोटा सा करंट का एलिमेंट काटा है। छोटा सा करंट का एलिमेंट क्यों काटा है, क्योंकि सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन हर जगह पर डिफरेंट होगा। सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन हर जगह पर डिफरेंट होगा। ऐसे में एक समान करंट का डायरेक्शन बनाने के लिए छोटा सा एलिमेंट काटा। छोटा सा एलिमेंट को वैल्यू क्या होगा, आइडियल। छोटा सा एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, आइडियल, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल में, स्पर्श रेखा में। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल में होगा, स्पर्श रेखा में होगा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल में होगा, स्पर्श रेखा में होगा। फिर करंट एलिमेंट से पॉइंट P को मिला दिया, हो गया स्मॉल r। करंट एलिमेंट और ये स्मॉल r दोनों आपस में कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। बच्चा को यहाँ बहुत दुविधा होता है बेटा, करंट एलिमेंट और स्मॉल r दोनों 90 में नहीं लगता। इसका विकल्प यही है, इसका विकल्प अपने पास यही है। देखो यहाँ जो सर्कुलर लूप बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है सर्कुलर लूप, ऐसे बना हुआ सर्कुलर लूप, ऐसे, और ये सर्कुलर लूप को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है, जो बोर्ड में तुमको तिरछा लग रहा, सीधा लग रहा, सीधा नहीं है बाबू। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है, बोर्ड से बाहर की ओर है, बोर्ड से बाहर की ओर है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। R हो गया इधर, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर, स्मॉल r इधर। तो स्मॉल r को तुम ऐसे रखो, कितना हुआ, 90 डिग्री, ऐसे कर दो 90 डिग्री, ऐसे कर दो 90 डिग्री, ऐसे कर दो 90 डिग्री। तो करंट एलिमेंट और r स्मॉल r दोनों आपस में कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। रेडियस स्मॉल r दोनों आपस में थीटा डिग्री पर। अब यहाँ P पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइडियल और R दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये पढ़ना है बायो-सावर्ट के नियम में कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा, करंट एलिमेंट और स्मॉल r दोनों के परपेंडिकुलर होता है। करंट एलिमेंट स्मॉल r दोनों के परपेंडिकुलर होता है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। तब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर। तब ना मैग्नेटिक फील्ड देखो रेडियस पर कितना डिग्री बना रहा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा, और यहाँ आइडियल पर भी बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला छोटा सा, करंट एलिमेंट के कारण जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला बाबू, ना तो एक्स में है ना तो वाई में, ना एक्स में है ना वाई में है। तो इसको हम कंपोनेंट में तोड़ देंगे। इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में dvx, इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में dvx, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में dvy। तो dv का दो कंपोनेंट बना लिया। अब देखो यहाँ पर थीटा एंगल होगा तो यहाँ भी थीटा एंगल होगा, यहाँ थीटा एंगल होगा। ठीक है। अब देखो इसको हम अब मिटा देते हैं। अब देखो हम लोग पढ़े हुए हैं कोई भी वेक्टर जब किसी एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है, कोई भी वेक्टर जब किसी एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है तो उधर कौन सा कंपोनेंट होता है, उधर कॉस कंपोनेंट होता है। कोई भी वेक्टर, कोई भी सदिश किसी अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है बेटा, कोई भी वेक्टर या सदिश
किस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, इधर क्या हो जाएगा डीवी कॉस थीटा। और कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है, तो डीवी वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा डीवी साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से डीवी का दो कंपोनेंट निकला, डीवी एक्स कंपोनेंट, डीवी वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ऊपर में हमने छोटा सा करंट एलिमेंट काटा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब देखो मेरा लक्ष्य ये है कि पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस पर किधर होगा। अपना लक्ष्य क्या है पता करना, अपना लक्ष्य ये पता करना है कि पूरे सर्कुलर लूप के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तब पूरे सर्कुलर लूप के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए बाबू एक करंट एलिमेंट ऊपर में काटे हैं तो दूसरा करंट एलिमेंट इसके ठीक नीचे काटेंगे। यहां पर दूसरा करंट एलिमेंट इसके ठीक नीचे काटेंगे, यहां पर एक और करंट एलिमेंट काटेंगे। क्यों काटेंगे बेटा, क्यों काटेंगे बाबू, बार सावर्ट कहने में तो एक ही करंट एलिमेंट कटता है, यहां पर दो दो करंट एलिमेंट क्यों काट रहे हैं, दो, एक करंट एलिमेंट ऊपर काटा, दूसरा ठीक नीचे काट रहे हैं डायगोनल पर, मतलब व्यास पर, यहां से सामने व्यास पर डायगोनल पर दूसरा करंट एलिमेंट क्यों काट रहे हैं, ताकि पूरे सर्कुलर लूप के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए। ठीक है, तो पूरे सर्कुलर लूप के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए हमने ऊपर के करंट एलिमेंट के ठीक सामने नीचे करंट एलिमेंट काट रहा, तो यहां भी करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा आइडियल, यहां भी करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा आइडियल। और इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो ये चला 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 चला, ये चला ये चला, ये इधर जा रहा, तो यहां पर टेंजेंशियल स्पर्श रेखा इधर बनेगा। अब ये स्पर्श रेखा किधर है, ये पीछे है, बोर्ड के पीछे जा रहा, ये बोर्ड के आगे आ रहा, समझ रहे हो ना, ये के में है, ये के कैप में है बेटा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर आ रहा है बाबू, क्योंकि सर्कुलर लूप जो है ऐसे है, ये है सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप में ऊपर में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखो, यहां पर ध्यान देना, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, यहां इधर, तो बाहर बोर्ड के बाहर तो के कैप ना होता है जी, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर है, जिसको दिखा रहा है इधर। यहां पर क्या होगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर से चला 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 नीचे आया तो इधर जा रहा, अंदर जा रहा, बोर्ड के अंदर, तो ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा माइनस के कैप में होगा, माइनस के कैप में होगा। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मिल गया, और यहां पर इसको मिला दिए रेडियस से, ऊपर अगर रेडियस रहेगा तो नीचे भी रेडियस रहेगा। फिर करंट एलिमेंट को हमने मिलाया, फिर करंट एलिमेंट को हमने मिलाया उस P पॉइंट से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। करंट एलिमेंट को हमने मिलाया उस P पॉइंट से बाबू जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करंट एलिमेंट को बेटा हमने उस P पॉइंट से मिलाया जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। पूरे सर्कुलर लूप के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो नीचे वाला करंट एलिमेंट को भी उस P पॉइंट से मिला दो। ये वाला दूरी कितना हो गया, स्मॉल r हो गया बेटा। जैसे ऊपर स्मॉल r कैपिटल R के बीच में थीटा एंगल है, वैसे ही यहाँ भी स्मॉल r कैपिटल R के बीच में कितना डिग्री रहेगा, थीटा डिग्री रहेगा। स्मॉल r कैपिटल R के बीच में थीटा डिग्री रहेगा। और जैसे यहाँ पर देखो स्मॉल r करंट एलिमेंट के बीच में 90 डिग्री है, स्मॉल r करंट एलिमेंट के बीच में 90 डिग्री है, वैसे ही यहाँ भी स्मॉल r और करंट एलिमेंट के बीच में कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। स्मॉल r और करंट एलिमेंट के बीच में कितना डिग्री रहेगा,
90 डिग्री रहेगा। स्मॉल आर और करंट एलिमेंट के बीच में कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। स्मॉल आर करंट एलिमेंट के बीच में 90 डिग्री, स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में थीटा डिग्री, यहाँ भी होगा। अब जैसे ऊपर में P पॉइंट पर करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर गया, ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर आईडीएल दोनों पर परपेंडिकुलर होगा बायो सावर्ट के नियम से। P पॉइंट पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, P पॉइंट पर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्मॉल आर करंट एलिमेंट दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ भी क्या करेंगे? ये देखो, ये हो जाएगा। इस P पॉइंट पर करंट एलिमेंट आईडीएल स्मॉल आर, P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाबू, करंट एलिमेंट स्मॉल आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा बेटा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब देखो, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड ना तो एक्स में है ना तो वाई में है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा ना एक्स में है ना वाई में है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट निकालेंगे। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी ना एक्स में है ना वाई में है, तो इसका भी दो कंपोनेंट निकालेंगे। एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट सीधा जाएगा, एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में सीधा जाएगा। उस कंपोनेंट को नाम देंगे dvx। क्या नाम देंगे? dvx। दूसरा कंपोनेंट देखो, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये रहेगा। दूसरा कंपोनेंट ये वाला होगा, परपेंडिकुलर में नीचे होगा। क्या नाम देंगे इसको? dvy नाम देंगे, dvy। ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक dvx, दूसरा dvy। अब जैसे देखो, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में थीटा कोण बना, तो यहाँ dvx dv के बीच में थीटा कोण बना। वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में देखो यहाँ पर थीटा कोण बना। स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में यहाँ पर थीटा कोण बना, स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में थीटा कोण बना, तो dv और dvx के बीच में यहाँ भी थीटा कोण बनेगा। अब कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है तो उधर कॉस कंपोनेंट होता है, तो इधर हो जाएगा dv, इधर क्या हो जाएगा? dv cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा? dv cos थीटा। अब देखो, cos कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, cos कंपोनेंट के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है, तो dv का cos कंपोनेंट इधर गया बेटा, तो dvy क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट, dv साइन थीटा हो जाएगा, dv साइन थीटा हो जाएगा। समझे? ये क्या हो जाएगा? dv साइन थीटा। इस प्रकार से जो है हमने एक ऊपर से करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, निकाला। पॉइंट P पर करंट एलिमेंट के कारण ऊपर निकाला मैग्नेटिक फील्ड। इसका दो कंपोनेंट dvx dvy। एक करंट एलिमेंट नीचे काटा, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकला dv का दो कंपोनेंट dvx dvy। दो कंपोनेंट क्यों काटा? जबकि बायो सावर्ट के नियम में तो एक ही कंपोनेंट कटता है। दो कंपोनेंट क्यों काटा पहलवान? इसलिए काटा क्योंकि पूरे सर्कुलर लूप के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, पूरे सर्कुलर लूप के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, इसलिए हमने यहां पर दो कंपोनेंट काटा हुआ है।
अब देखो दोनों कंपोनेंट से दो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट निकल गया, एक डायरेक्शन में बाय डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बाय डायरेक्शन में। अब यहां पर चिन्ह लगाओ, साइन लगाओ। देख मेरे भाई, प्लस एक्स में जाने वाला प्लस होगा, प्लस एक्स में जाने वाला प्लस होगा, प्लस होगा, और ऊपर जाने वाला बाय में जाने वाला प्लस होगा, और नीचे जाने वाला बाय में जाने वाला क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। अब यहां पर तुम्हारा दिमाग चमक रहा होगा। देखो ठीक है, यहां तक फिगर समझ में आ गया होगा। अगर कोई पार्ट समझ में ना आए तो उसको रिवर्स करके देखा करो, है ना, थोड़ा सा बैक करके देखा करो, समझ में अच्छे से आएगा। तो इस प्रकार से जो है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सारा कंपोनेंट निकल गया। अब देखो तो बेटा, ऊपर वाला कंपोनेंट के कारण, ऊपर वाला एलिमेंट के कारण, ऊपर वाला करंट एलिमेंट के कारण जो बाई वाला मैग्नेटिक फील्ड निकला है, नीचे वाला करंट एलिमेंट के कारण जो बाई वाला मैग्नेटिक फील्ड निकला है, दोनों अपोजिट है। ऊपर वाला करंट एलिमेंट के कारण बाई का कंपोनेंट, नीचे वाला करंट एलिमेंट के कारण बाई का कंपोनेंट, दोनों क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। तो ऊपर और नीचे के कारण, ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर बचा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स में बचा। समझा? ये देखो अब मुद्दे की बात कर रहे हैं हम। ऊपर का करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का बाई कंपोनेंट, नीचे का करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का बाई कंपोनेंट, दोनों अपोजिट है। अपोजिट होने से क्या हो गया, दोनों मिलके खत्म हो गया, एक प्लस में एक माइनस में मिलके जीरो हो गया। तो ऊपर और नीचे करंट एलिमेंट के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकला, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का दिशा निकला, वो किधर निकला, परिणामी निकला, सामने एक्स में निकला। इसी तरह से यदि हम ये आगे वाला और पीछे वाला, ये वाला इसको छोड़ो, अब इस आगे वाला यहां पर काटते करंट एलिमेंट, यहां पर क्या काटते, करंट एलिमेंट, तो इसका बाई कंपोनेंट बाहर होता, यहां पर काटते करंट एलिमेंट, तो इसका बाई कंपोनेंट बोर्ड के अंदर होता, यहां वाला और यहां वाला, यहां वाला, क्योंकि इसका डायगोनल यहीं पर होगा ना जी। तो यहां वाला करंट एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर बाई कंपोनेंट बाहर होता, और इस यहां वाला करंट एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर बाई कंपोनेंट बोर्ड के अंदर होता, तो दोनों मिलकर खत्म हो जाता, और दोनों का कॉस कंपोनेंट सामने होता, वह भी ऐड हो जाता। तिरछा वाला यहां, तिरछा वाला यहां, अगर हम यहां पर काटते करंट एलिमेंट, इन करंट एलिमेंट का बाई कंपोनेंट तिरछा में इधर होता, और पीछे देखो ये वाला करंट एलिमेंट काटते यहां, तो इसका बाई वाला कंपोनेंट तिरछा में नीचे होता, दोनों आपस में खत्म हो जाता। इस प्रकार से छोटे छोटे जितना भी करंट एलिमेंट बनेगा, छोटे छोटे जितना भी करंट एलिमेंट बनेगा बेटा, सबको खत्म करने के लिए, सॉरी माफ करिए, छोटे छोटे जितना भी करंट एलिमेंट बनेगा बेटा, सबका बाई कंपोनेंट एक दूसरे से खत्म हो जाएगा, और सबका कॉस कंपोनेंट सामने में जाके जुड़ जाएगा। तो पूरे सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा बाबू, सामने आगे की ओर बनेगा। तो ये क्या बताया, पूरे सर्कुलर लूप के कारण सामने आगे की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया, और यही क्या निकलेगा, परिणामी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। कहानी क्लियर है? यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, ये करंट एलिमेंट के कारण जो बाई कंपोनेंट होगा ऊपर होगा, नीचे वाला करंट एलिमेंट इसका डायरेक्शन इधर, तो इसका इधर, नीचे वाला करंट एलिमेंट के कारण जो बाई कंपोनेंट होगा वो नीचे होगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट आपस में जीरो,
अकॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर काटोगे करंट एलिमेंट और यहाँ पर काटोगे करंट एलिमेंट, यहाँ पर और यहाँ पर काटोगे करंट एलिमेंट, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, समझा, यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर ऊपर, तो इस करंट एलिमेंट के कारण जो बाई कंपोनेंट बनेगा इधर बनेगा, और इस करंट एलिमेंट के कारण जो बाई कंपोनेंट बनेगा इधर बनेगा। तो इसका ये करंट एलिमेंट और ये करंट एलिमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिलके जीरो। एक्स वाला क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से पूरे सर्कुलर लूप के कारण जो पूरे सर्कुलर लूप के कारण जितना भी छोटा छोटा करंट एलिमेंट काटोगे सबका एक्स कंपोनेंट तो आपस में जुड़ जाएगा, अब बाई कंपोनेंट आपस में खत्म हो जाएगा। तब पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर निकला, सामने, अक्ष पर सामने निकला। ठीक है, अब इसी को सोल्व करके क्या करना है, हमको इस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक के? तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अगला वीडियो में कैलकुलेट करते हैं। ये फिगर आप बना करके तैयार रहेंगे, ये फिगर आप बना करके तैयार रहेंगे। ठीक है।